नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ से संबंधित ज्योग्राफी की क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं और आप इसके पहले आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की टीजीटी, पीजीटी की क्लास, मैथ की टीजीटी पीजीटी क्लास, संस्कृत की क्लास, अंग्रेजी की क्लास, अर्थशास्त्र की क्लास, जितने भी एसएसटी में सब्जेक्ट है सबकी क्लास आप लोगों ने देखी है। अब आज जो है एसएसटी के रूप में एक ज्योग्राफी पार्ट है, तो ज्योग्राफी का भी आप क्लास आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मित्रों यहां पर हर विषय के टीजीटी पीजीटी के विषय के विशेषज्ञ उतर चुके हैं और जो भी छात्र इस चैनल से जुड़ेगा 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहां पे जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो सब ऑथेंटिक और एकदम नवीन पैटर्न के आधार पर पढ़ाई जा रही हैं। तो हम लोग आज टीजीटी पीजीटी क्लास शुरू करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके स्क्रीन पर दिखेंगी, उनको भी ध्यान दीजिए थोड़ा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, DSSB का बैच प्रारंभ हो चुका है। कब से? 10 मई से। याद रखिएगा कितने तारीख से? 10 मई से बैच प्रारंभ है, एकदम फ्रेश न्यू बैच के रूप में। अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो एंट्री नंबर है 8299003391। यह एंट्री नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे और हमारे इस बैच से जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, इस बैच पर बम्पर छूट है मित्रों। बम्पर छूट का सेंस क्या है कि पहले फीस 4999 थी और अब 2499 हो गई है। तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। संस्था आपको रिलैक्सेशन दे रही है। और किसी भी प्रकार की अगर इंक्वायरी आपको लेना है तो 2 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 6306967730 और दूसरा नंबर है 6306919521। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके किसी प्रकार की क्वेरीज, किसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से जुड़ना है, कोई भी समस्या, किस प्रकार से पीडीएफ मिलेगा, किस तरीके से हम जुड़ेंगे तो हमारा क्लासेस चलेगा, सारी बातें आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और डाउट सेशन भी चलेगा, क्लास स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा और लाइव रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको दी जाएंगी। तो ये तो हमारी आवश्यक सूचना थी। हम लोग मित्रों यहीं पर शुरू करेंगे। देखिएगा, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी संबंधित ज्योग्राफी की क्लास है उसमें सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि विगत वर्षों में भूगोल से संबंधित किस तरीके के सवाल बने हैं। क्योंकि देखिए 1 घंटा में पूरा तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो भी होगा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ सवाल को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। देखिएगा, पहला सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, टालमी, कांट, अरस्तु, इराटोस्थनीज। तो ये सबको पता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इराटोस्थनीज को कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, टीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल भी है ये। शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे। भूगोल विषय, भूगोल का जनक, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ज्योग्राफी का किसकी रचना है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बने हुए हैं जो भूगोल से शुरुआती सवाल कहे जाते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। इन सब सवालों पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन जो सवाल आपके एग्जाम में बने हैं उससे संबंधित बातें पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। टालमी है, कांट है, अरस्तु है और इराटोस्थनीज है। तो इसका आंसर मित्रों इराटोस्थनीज होगा। अभी चूंकि सवाल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यह चीजें समझ में आ जाए कि आखिरकार इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है। ये यूनान के रहने वाले थे मित्रों।
कहां के रहने वाले थे? यूनान, जिसे ग्रीक कहा जाता है। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया मतलब भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, टालमी है, हेरोडोटस है, इराटोस्थनीज है और हिकेटियस है। आंसर इसका भी इराटोस्थनीज ही होगा। मतलब इस भूगोलवेत्ता ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहली बार इसने प्रयोग किया और ज्योग्राफिया की रचना भी की। इनके सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफिया, उसकी रचना इन्होंने ही किया है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह 2013 में भी पूछा गया और 2009 में भी पूछा गया। मित्रों ध्यान देना है, 2009 में पूछा, 13 में पूछा, दोनों एक ही तरह का सवाल है और आंसर क्या होगा? इराटोस्थनीज होगा। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं कहां पे? यूनान में लेके चलते हैं मित्रों। यूनान से ही शुरुआत करते हैं। देखिएगा सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से बनी हुई हैं और यहां पर आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, यूनानी भूगोलवेत्ता जिसको ग्रीक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, यूनानी भूगोलवेत्ता 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन महाकवि होमर ने पहली बार अपनी प्रसिद्ध दो रचना इलियड और ओडिसी में विश्व के पर्यावरणीय और वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में अपनी रचना में वर्णन किया था। कब की बात है? यह 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। पहली बार यदि वर्णन की बात करी जाए तो होमर महोदय जो उस समय के तत्कालीन महाकवि थे, इनकी दो रचनाएं जिसका नाम है इलियड और ओडिसी में इन्होंने पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययन और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों के जीवन पद्धति के बारे में पहली बार वर्णन किया था। उसके बाद क्रमशः भूगोलवेत्ता आने लगे जिसमें पहले थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इराटोस्थनीज, पोलिबियस, हिप्पार्चुस, पोसिडोनियन इत्यादि प्रमुख विद्वानों भौगोलिक ज्ञान को अपने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने स्तर से भूगोल के बारे में कुछ न कुछ लिखा, कुछ न कुछ बताया। किसी ने यात्रा की तो किसी ने नील नदी के बारे में बताया, तो किसी ने पृथ्वी का आकार बताया, तो किसी ने ब्रह्मांड का स्वरूप बताया, तो किसी ने कहा कि पृथ्वी जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द सूर्य घूम रहा है, तो किसी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। इस तरह की बातें आपके सामने प्रस्तुत हुई। लेकिन हम लोग यहां पर यूनानी भूगोलवेत्ताओं में जो क्रमशः बातें की गई है, तो हम लोग चलेंगे कहां पे? उस भूगोलवेत्ता के पास चलेंगे जहां से सवाल बना हुआ है। इराटोस्थनीज के पास चलते हैं। इराटोस्थनीज, देखिए आज की जो क्लास होगी यह विचारक से संबंधित तो है, लेकिन हम लोग थोड़ी सी भूगोल की रूपरेखा तैयार करने के लिए भूगोल के जनक के रूप में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इस आधार पर हमने आज थोड़ी सी बात इराटोस्थनीज से की है और इन्हीं से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिएगा इन्होंने इसमें हुआ क्या। सबसे पहले तो आप इराटोस्थनीज को पहचानिए हैं कैसे। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका में इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया और क्रमबद्ध वर्णन करने के कारण इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता का सेंस यहां पे यह है कि इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है पृथ्वी के बारे में। तीसरी शताब्दी में बात शुरू हुई थी 9वीं शताब्दी से, और तीसरी शताब्दी में कौन आता है? इराटोस्थनीज आते हैं। और इराटोस्थनीज ने पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था अपनी प्रसिद्ध रचना ज्योग्राफिका में, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी भी जाती है। प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया है। और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को ही कहा जाता है। यहां पर लिख दे रहे हैं भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता। और मैंने सवाल में भी आपको दिखाया कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो वो है इराटोस्थनीज हैं। भूगोल के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने पृथ्वी का क्या किया है? वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। वर्णनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है? वर्णनात्मक अध्ययन का मतलब है क्रमबद्ध अध्ययन से। वर्णनात्मक अध्ययन का मतलब क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन से। जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी गई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी गई, प्रथम शास्त्रीय पुस्तक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफिका कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन मिलता है। और पृथ्वी का वर्णन इसमें मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी गई। जो इराटोस्थनीज थे, यह एक महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे। यह एक महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे। और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग भी किया था। सबसे पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मित्रों सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था मित्रों। और अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना की। और स्थापना करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा गया। क्रमबद्ध अध्ययन किया और एक अलग शाखा के रूप में इनका नाम भी आता है। तो ये याद रखना हम लोगों को कि इराटोस्थनीज से सवाल खूब बने हैं। और यह महत्वपूर्ण बात है कि भूगोल का पिता फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ज्योग्राफिका की रचना किसने की? शास्त्रीय किस रचना को शास्त्रीय प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी गई? ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है मित्रों। जहां से मैंने पहले भी दिखाया है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बने हुए हैं, सवाल किस तरीके के बने हैं उनको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि सवाल इस तरीके के बने हैं। 2009 में टीजीटी में पूछा गया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। ये कहां के रहने वाले थे? यूनान के। ये कब आए? तीसरी शताब्दी में इनका आगमन होता है। और तीसरी शताब्दी में आकर के इन्होंने क्रांति ला दी है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। और उसके बाद देखिएगा ज्योग्राफिया, जिसे ज्योग्राफिका भी बोलते हैं, ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इराटोस्थनीज। ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब मेरा यह था कि भूगोल की शुरुआत हो रही है, तो भूगोल शब्द से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर के आगे हम लोग आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी मित्रों, और आपने इनको देखा अच्छे से। तो इनको आप अपने नोट्स में ऐसे ही बनाएंगे जैसे आपको दिया जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग बात ये करेंगे कि आज की जो सेशन क्लास होगी उसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे, क्योंकि ये पहला आपका अध्याय है बिना अक्षांश देशांतर के।
ज्योग्राफी की शुरुआत नहीं की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी के महाद्वीप महासागर का विभाजन, देश का विभाजन, स्थल का विभाजन, क्षेत्र का विभाजन अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही निर्धारित है। तो हम लोग शुरुआत मित्रों यहीं से करेंगे। चूंकि भूगोल शब्द की बात हो रही थी, तो भूगोल शब्द से संबंधित जो भी सवाल बना था कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, एक विचारक की वीडियो जब बनेंगे तो उसमें मैं और बहुत सारी चीजों को लेके आऊंगा, लेकिन यहां पर हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, अक्षांश देशांतर के रेखाजाल से करेंगे। और मित्रों आप देख रहे होंगे यहां पर कि आपके समक्ष पृथ्वी का प्रारूप, आपके समक्ष पृथ्वी का प्रारूप जिसे ग्लोब कहते हैं, ग्लोब को ही पृथ्वी का प्रारूप कहा जाता है मित्रों। ग्लोब को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का प्रारूप कहा जाता है। पृथ्वी का प्रारूप किसे कहते हैं, तो ग्लोब को कहते हैं। ग्लोब को पृथ्वी का प्रारूप कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति क्या है, पृथ्वी की आकृति क्या है, पृथ्वी की आकृति क्या है, तो अगर आकृति की बात आती है तो आकृति बताएंगे, पृथ्वी की आकृति है जियोड। जियोड का सेंस क्या होता है, पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोड है। जियोड का सेंस क्या है कि वह आकृति जो पृथव्याकार हो, उस आकृति को जियोड कहते हैं। उस आकृति को क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। जियोड कैसी आकृति है, जैसे आपके सामने हमारी पृथ्वी ऐसी दिख रही, जैसे लग रहा है बीच से कुछ भाग निकला हो और ऊपर से भाग चपटा हो। वह गोलाकार आकृति जो ऊपर से चपटी हो, जैसे किसी गुब्बारे में आप हवा भर दें और भरने के बाद दबा दें ऊपर से और नीचे से, तो बीच के जो उभार होते हैं, तो इस तरह का जो शेप निर्मित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, जियोड बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकृति है जियोड, जिसे हम पृथव्याकार कहते हैं। वह आकृति जो पृथ्वी के आकार की तरह निर्मित है उसी को हम जियोड बोलते हैं। और पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब के रूप में आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23 से 1/2 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री पूरब में झुकी हुई है और झुक करके अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है, एक घूर्णन पूरा करती है। हम लोग बात इस पर करेंगे मित्रों, लेकिन हम लोग का जो मेन थीम है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल आज हमें पढ़ना है। तो इनसे संबंधित बातें हम लोग करते हैं। और एग्जाम में इस टॉपिक से एक सवाल नहीं, हर साल जब पेपर हुआ है तो इस अध्याय से क्वेश्चन बने हैं। कोई भी जितने भी सिलेबस में अध्याय हैं आपके, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे भौतिक भूगोल का कोई भी पार्ट हो, चाहे अक्षांश देशांतर हो, हर साल एग्जाम में सवाल बने, 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में बने। तो कोई भी टॉपिक हमारे लिए आसान नहीं है, सारे टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिकों पर जोरदार पकड़ बना के रखनी है और सबको जबरदस्त तरीके से पढ़ना है मित्रों। अगर टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, वो हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से सही से पढ़ना होगा। 2 बात याद रखिएगा, जो लोग युथ प्रकाशन की किताब और शिल्पी और जितना भी ये सब छोटी मोटी किताबों की व्याख्या देखते हैं, पहले तो उनकी व्याख्या देखना छोड़ दें। ऑथेंटिक राइटर की किताब जिसे आयोग मानता है, जितनी किताबें आपको बताई गई हैं पिछली वीडियो में, जैसे माजिद हुसैन हो गए, खुल्लर हो गए, एनसीईआरटी हो गई, इन सब स्रोतों को आप रखिए। सबिंदर सिंह सर हो गए, इन लोगों की किताबों को अपने अध्ययन सामग्री में रखिए, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा ही आपका मान्य होगा। शिल्पी, युथ और जितना भी आप करते हैं, हां एक चीज है, घटना चक्र को आप ले सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र का जो डाटा होता है ऑथेंटिक होता है। तो टीजीटी पीजीटी का एक एक सवाल निर्णायक साबित हो जाता है मित्रों। तो कभी भी लोकल किताबों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा,
क्योंकि लोकल किताबों में जो निर्णायक सवाल होते हैं उनकी व्याख्या वो सही कर भी नहीं पाते हैं और हमारा घाटा हो जाता है। तो जितने भी लोकल प्रकाशन की किताबें हैं जिनमें लोकल छात्रों के द्वारा 2000-4000 दे करके लोगों को रख करके टाइप करवाते हैं लोग, बड़ी गलतियां हैं, तो उनसे दूर रहने की कोशिश करिएगा। ऑथेंटिक राइटर की किताब, और कोशिश ये करिए कि जितना सवाल आज तक बना है, अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना, जितना सवाल बना है उसके 4 ऑप्शन के नीचे पहले क्वेश्चन लिखिए और फिर उसका आंसर लिखिए। गारंटी अगर यह काम 3 बार आप कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस अध्याय से सवाल सबसे ज्यादा बनता है और उस अध्याय को ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी है। पिछली बार विचारकों से सवाल खूब बन गया, तो विचारकों पे हम लोग बात करेंगे खूब जम के। आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे, और महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात यहां पर अक्षांश और देशांतर से कर रहे हैं। तो देखिएगा, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण खींचे गए रेखाजाल को ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, पृथ्वी पर, ग्लोब पर यह एक काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी पर यह कहीं खींची नहीं गई है। जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है मित्रों, यह कहीं खींची नहीं गई है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, जो कागज पर प्रदर्शित होती है। आप पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाइए, कहीं पर कोई अक्षांश और देशांतर रेखा आपको खींची दिखेगी नहीं, क्योंकि यह पढ़ने में आसानी हो जाए। क्षेत्र के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे कागज पर प्रदर्शित किया जाता है, ग्लोब पर प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। तो यहां पर हम लोग अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, क्रमशः बात होगी, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा अक्षांश और देशांतर से। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लैटिट्यूड की, अक्षांश की। देखिएगा, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। सबसे पहले बात यहां पर यह आती है मित्रों कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ। पहले बात यह बनती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम अक्षांश की बात करेंगे, फिर देशांतर की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षांश और देशांतर का निर्माण, अक्षांश और देशांतर का निर्माण पृथ्वी के उत्तर में स्थित ध्रुव तारे के आधार पर हुआ। ध्रुव तारे के आधार पर हुआ। ध्रुव तारे के आधार पर हुआ। अब यहां ध्यान देना है, ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर में स्थित, पृथ्वी के उत्तर में स्थित एक चमकीला तारा है। और यह 3 तारों का समूह है मित्रों। पहला ध्रुव तारा, ध्रुव तारा 3 तारों का समूह है। कौन कौन सा 3 तारा है। पहला पोलारिस ए, पोलारिस बी तथा पोलारिस पी। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर में स्थित वह तारा है जिनके आधार पर हमारे पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर का निर्माण किया गया। अब पृथ्वी के उत्तर में यह ध्रुव तारा स्थित है। आप जानते होंगे इसे पोलर स्टार भी बोलते हैं। एग्जैक्ट पृथ्वी के उत्तर में 90 डिग्री के कोण पर स्थित यह ध्रुव तारा है। और जैसे अब समझिएगा, ध्रुव तारे के प्रकाश को आधार मान करके हमारे पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर का निर्माण किया गया और 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा का निर्माण किया गया। जैसे जैसे ध्रुव तारा उत्तर से दक्षिण की तरफ आते गए और 1-1 डिग्री के अंतराल पर पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश और देशांतर का निर्माण किया गया। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कैसे किया गया। ये हमारे अगर ध्रुव तारे हैं, अगर यहां पे ये ध्रुव तारा है, तो जैसे जैसे नीचे बढ़ता गया वैसे वैसे, जैसे यहां पे है तो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री,
इसलिए यहां पे देखिए कोण 90 डिग्री का बन रहा है और 1 डिग्री के अंतराल पर ये 1 डिग्री के अंतराल पर ये अक्षांश रेखा, जैसे ध्रुव तारा थोड़ा नीचे आया 1 डिग्री अंतराल पर, दोनों रेखाओं को मिलाया गया, 89 डिग्री का रेखा बना। फिर थोड़ा नीचे आया, फिर दोनों को मिलाया गया, 88 डिग्री का रेखा। इस तरीके से 66 सही 1/2 डिग्री, इस तरीके से 23 सही 1/2 डिग्री, इस तरीके से 0 डिग्री। अब मेरी बात समझिएगा, निर्माण की अगर बात आती है कि पृथ्वी पर अक्षांश का निर्माण किसके आधार पर किया गया, तो बताएंगे ध्रुव तारे के आधार पर। ध्रुव तारा पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस पी, 3 तारों का समूह है। कितने का समूह है? 3 तारों का समूह है। 3 तारों के समूह में पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस पी में वर्तमान समय में जो ध्रुव तारा चमक रहा है वो है पोलारिस ए। पोलारिस ए जो है पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है और जैसे जैसे ये उत्तर से दक्षिण आता गया 1-1 डिग्री के अंतराल पर, पूरब से पश्चिम जैसे जैसे इनका छाया पड़ता गया वैसे वैसे रेखा का निर्माण होता गया। जो रेखा, अब जैसे समझिएगा, पृथ्वी के उत्तर में ध्रुव तारा स्थित है तो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर जो इसका कोण बन रहा था वहां पे 90 डिग्री वाली, थोड़ा सा नीचे आया 1 डिग्री के अंतराल पर 89 डिग्री वाली, फिर थोड़ा नीचे आया 1 डिग्री के अंतराल पर 88 डिग्री। इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर, आपको पता है किसी भी गोलाकार वस्तु पर जब आप फोकस डालेंगे 90 डिग्री पर तो उसका आधा भाग प्रकाशित होता है और आधा भाग अंधकार में रहता है। आधा भाग प्रकाशित और आधा भाग अंधकार में रहता है। तो 1 डिग्री तक कोण बना और जहां पर अंधेरी लाइन बन गई वही हमारे पृथ्वी का भूमध्य भाग बना, अर्थात उसी को इक्वेटर, विषुवत या भूमध्य के नाम से जाना गया। तो ये 0 डिग्री वाली रेखा जो है, यहां पे ध्रुव तारे का प्रकाश नहीं आ रहा था और ये 1 डिग्री तक ये प्रकाश आया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 90। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि अक्षांश की संख्या कितनी है तो अक्षांशों की संख्या 180 नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने यह बताया है कि जो 90 डिग्री वाली रेखा है यह रेखा नहीं है बल्कि यह एक बिंदु के समान है। तो यह एक बिंदु के समान है तो इसलिए एक 90 डिग्री वाली ये और एक 90 डिग्री वाली ये। मित्रों, ये इन दो रेखाओं को 180 में से माइनस कर देते हैं, अर्थात 178 अक्षांश रेखा की संख्या है। और यदि इसमें यह सवाल बन जाए कि विषुवत रेखा को मिलाकर अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो विषुवत रेखा को मिलाकर अक्षांशों की संख्या हो जाती है 179। अब देखिएगा, यहां पर बात किसकी हो रही थी? अक्षांश रेखा के निर्माण की। यदि आपसे पूछा जाए कि अक्षांश का निर्माण कैसे हुआ, आप बताएंगे अक्षांशों का निर्माण ध्रुव तारे के आधार पर हुआ। ध्रुव तारा 3 तारों का समूह है। यह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित तारे हैं और यह लगभग सूर्य से बहुत बड़े तारे होते हैं और बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। और ये जैसे जैसे पृथ्वी अपने स्थान से दक्षिण की तरफ खिसकते गए वैसे वैसे जो है हमारे पृथ्वी पर अक्षांशों का निर्माण किया गया। 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा का निर्माण, और आपने देखा कैसे बना है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं? 90 अक्षांश। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं ने 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को अक्षांश रेखा नहीं बताया। कहा यदि कोई प्रकाश 90 डिग्री पर पड़ता है तो वह रेखा का निर्माण नहीं करता बल्कि वह एक बिंदु का निर्माण करता है, और बिंदु के निर्माण करने के कारण इन दो रेखाओं को हम रेखा नहीं मानते बल्कि बिंदु मानते हैं। और 180 में से 2 घटा दिया गया तो 178 हो जाता है। और यदि सवाल बनता है कि विषुवत रेखा को मिलाकर के अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों वहां पर संख्या हो जाएगी 179। अर्थात विषुवत रेखा को मिलाकर के, अर्थात भूमध्य रेखा को मिलाकर के अक्षांशों की संख्या 179 हो जाती है। यहां पर बात हम लोगों ने ये की अक्षांशों से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि अक्षांशों की संख्या है 180। अक्षांश की संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की संख्या बनी 180। अक्षांश बराबर 180। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा मित्रों, भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है।
दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है और भूमध्य रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले भाग को, जैसे मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह 0 डिग्री है और 0 डिग्री के उत्तर में 0 डिग्री के उत्तर 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दो गोलार्धों का निर्माण, एक उत्तरी गोलार्ध दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। 0 से लेकर के 90 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण, अर्थात यहां पर 90 अक्षांश, यहां पर 90 अक्षांश और यहां पर भी 90 अक्षांश का निर्माण है। मैंने आपको बता दिया पहले कि दोनों को मिलाते हैं तो रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180, और 90 डिग्री वाली दोनों रेखाओं को रेखा नहीं माना गया, इसलिए इसमें से 2 रेखा घटा दिया गया, -2 बराबर 178 हो गया। और यदि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा को मिला करके अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 179 हो जाता है। ये मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, पृथ्वी पर जो है 179 अक्षांशों की संख्या है भूमध्य रेखा को लेकर के। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और भूमध्य रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा स्थित है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री पर और मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर पृथ्वी के बीचों बीच में, इसलिए इसको भूमध्य कहते हैं। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, यह 3 ऐसी रेखाएं मित्रों जो विश्व प्रसिद्ध अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध अक्षांश रेखा का सेंस यहां पे क्या है? कहने का मतलब मेरा यह है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो मकर से कर्क के बीच में और कर्क से मकर के बीच में ही केवल उसका लंबवत प्रकाश पड़ता है, और अलग अलग समय पर अलग अलग तिथि में अपना लंबवत प्रकाश इन 47 अक्षांशों के मध्य में पड़ता है, और बाकी क्षेत्रों पर तिरछा प्रकाश। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितने अक्षांशों पर लंबवत प्रकाश पड़ता है और कितने अक्षांशों पर तिरछा प्रकाश पड़ता है? तो यदि लंबवत प्रकाश की बात आती है मित्रों, तो केवल 23 से 1/2 डिग्री प्लस 23 से 1/2 डिग्री 47 डिग्री अक्षांश के मध्य में सूर्य का लंबवत प्रकाश अलग अलग समय अलग अलग तिथि पर पड़ेगा। तो इस बात को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पीपीटी के माध्यम से आपके सामने जो भी चीजें बताई जाएंगी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताई जाएंगी, तो इसको आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये सारी पीडीएफ फाइल आप पा सकते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं अक्षांशों की कोणीय दूरियों पर। चलिए अगला पॉइंट, अक्षांशों की कोणीय दूरी। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। यहां पर आ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि का सेंस क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, पहला है नॉर्थ पोलर और दूसरा है साउथ पोलर। 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई है 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। यदि हम इसके आधे भाग की लंबाई को काउंट कर लें तो बटा 2 करना पड़ेगा, तो 40,008 बटा 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 20,004। 20,004। यदि हम इसके 1/4 की बात कर लें तो हो जाएगा 10,002। 10,002 किलोमीटर। चतुर्थांश क्यों निकाला जा रहा है यहां पे?
क्योंकि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं मित्रों यहीं पर तो हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और हमें यदि इसके 1/4 की लंबाई यदि पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, अक्षांशों की कोणीय दूरियां, अक्षांशों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हमने ध्रुवीय परिधि ज्ञात किया, ध्रुवीय परिधि 40,008 है। अगर हम अर्धव्यास की बात करेंगे तो अर्धव्यास 20,004 किलोमीटर। यदि हम 1/4 की बात करेंगे तो 10,002 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कितनी अक्षांश रेखाएं इसके मध्य में बनी है, तो 90 अक्षांश रेखाएं बनी है। यदि हम 10,002 किलोमीटर को 90 से भाग देंगे तो आ जाएगा 111.13 किलोमीटर, और यह आपको यहां पर बना हुआ लिखा हुआ है। उम्मीद है बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। टीचटी पीचटी क्लासेस में हम लोग सारी बातें एक एक पॉइंट की बात करेंगे, एक एक जो अक्षांश से संबंधित एक एक पॉइंट है सबकी बात करेंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक, कोई भी तथ्य छूटना नहीं है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी 10,002 बटा 90 इक्वल टू 111.13 किलोमीटर होगा। 111.13 किलोमीटर होगा 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी। मतलब क्या है कि यदि हमारी पृथ्वी है तो ये दूसरी अक्षांश, तीसरी अक्षांश, चौथी, यदि यहां पर ये पहला लिखा और ये दूसरा लिखा है तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी 111.13 किलोमीटर होगी। अब मेरी बात समझिएगा, देशांतर में दो देशांतर के बीच की दूरी को 111.32 किलोमीटर आप लिखते हैं, उस पर भी बात करेंगे आगे। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र की सर्वाधिक दूरी है। जब आप देशांतर में विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो दो अक्षांशों के, दो देशांतरों के मध्य की दूरी ऊपर जाते जाते 0 किलोमीटर हो जाती है, क्रमशः घटती है। लेकिन अक्षांश में ऐसी कोई बात नहीं है, जो दूरी विषुवत रेखा पे होगी वही 60 डिग्री पर होगी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी वही 90 डिग्री के और 89 डिग्री के मध्य में होगी। दूरी कभी घटती नहीं है। तो यहां पे अक्षांशों में बात याद रखिएगा, ये जो विशेषता है अक्षांशों से संबंधित है। ये बात क्लियर हो रही है, मुझे उम्मीद है। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या होती है मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है अभी, तो इसमें एकदम कंफर्म बातें रखनी है, कोई समस्या नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना है, 40,008 किलोमीटर। अर्धव्यास की बात करेंगे तो 20,004 किलोमीटर, और 1/4 की बात करते हैं तो 10,002 किलोमीटर, जिसको 90 से भाग दिया है। कितने से? 90 से। और कितना निकल गया आया? 111.13 किलोमीटर आया है। इसको भी याद रखना है। बात क्लियर है? सबको बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है। कोई समस्या किसी को कहीं से नहीं आनी होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, ये तो अक्षांश की बात थी। अब देखिएगा सह अक्षांश क्या होता है, को लैटिट्यूड किसे कहते हैं, पृथ्वी पर अक्षांशों का निर्माण। देखिएगा, आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री पर इक्वेटर है, 0 डिग्री पर इक्वेटर, 0 डिग्री पर इक्वेटर, उसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40, 50, 60, और ऊपर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। यहां पर लिखा है नॉर्थ पोलर 90 डिग्री, यहां पर लिखा है नॉर्थ पोलर 80 डिग्री। 60 के बाद 70, 80, 90, यह क्रमबद्ध बनाया गया है, आपको आसानी हो थोड़ा सा समझने में। सह अक्षांश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए। इसको समझने से पहले क्वेश्चन देखना पड़ता है, तब जैसे पूछा जाएगा कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, क्वेश्चन समझिएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा, सह अक्षांश क्या होगा, सह अक्षांश क्या होगा। इसको हम लोग हमेशा सवाल से ही समझेंगे और तभी मजा आएगा सह अक्षांश को समझने में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तो जितना भी डिग्री पूछा गया है मित्रों, जितनी भी डिग्री पूछा गया, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा,
जैसे मान लीजिए 10 डिग्री उत्तरी का सहअक्षांश पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, समझिएगा। 10 डिग्री उत्तरी का सहअक्षांश क्या होगा? तो यहां पर कुछ नहीं करना है मित्रों, केवल 90 डिग्री में से 10 डिग्री उत्तरी को घटा देना है और घटा करके आंसर लिख देना है कि सर 80 डिग्री 10 डिग्री उत्तरी का सहअक्षांश होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक नोट के रूप में याद रखिएगा कि जब हम इसका सहअक्षांश निकालते हैं तो सहअक्षांश निकालने के बाद हम यहां पर दिशा पूर्व या पश्चिम नहीं लिखते, पूर्व या पश्चिम, पश्चिम नहीं लिखते, पूर्व या पश्चिम नहीं लिखते हैं। क्योंकि अगर 10 डिग्री उत्तर की जो अक्षांश रेखा, मान लीजिए आपने ये कहा कि 10 डिग्री उत्तर वाली, 10 डिग्री उत्तर की जो अक्षांश रेखा है इसका कोलैटिट्यूड निकालना है, तो यह जो है, मान लीजिए आपने पूर्व लिख दिया सवाल में कि 10 डिग्री उत्तर पर स्थित 10 डिग्री पूर्व का सहअक्षांश क्या होगा, तो यहां पर दिशा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यही रेखा इसकी सहअक्षांश, इसकी जो रेखा होती है जो 80 डिग्री है, इसमें दिशा नहीं लिखेंगे, जो 80 डिग्री होगी वही इसकी क्या होगी, सहअक्षांश होगी, वही इसकी क्या होगी, सहअक्षांश होगी। इसमें दिशा पूर्व या पश्चिम नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी सहअक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन से समझना है सहअक्षांश को क्या है। यदि 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तरी, यहां पर लिखेगा 10 डिग्री उत्तरी पर स्थित 10 डिग्री पूर्व का सहअक्षांश क्या होगा, पर 10 डिग्री पूर्व का सहअक्षांश क्या होगा, तो वो क्या होगा, 80 डिग्री होगा। और आंसर लिखते समय दिशा प्रदर्शित नहीं किया जाता, दिशा प्रदर्शित नहीं करना है, दिशा प्रदर्शित कर देंगे, प्रदर्शित नहीं करना है। यदि आप दिशा प्रदर्शित कर देंगे, दिशा प्रदर्शित नहीं करना, यदि दिशा प्रदर्शित कर दिए तो सवाल गलत हो जाता है, तो इसको याद रखना। कोलैटिट्यूड कहते हैं 10 डिग्री सहअक्षांश का आंसर 80 डिग्री, 80 डिग्री आंसर होगा। आगे चला जाए, अगला पॉइंट देखिएगा। अगले क्वेश्चन में है उच्च निम्न अक्षांश और लघु वृत्त क्या होता है। उच्च निम्न अक्षांश और लघु वृत्त क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानी। उच्च निम्न अक्षांश को 45 डिग्री, 45 डिग्री उत्तरी, 45 डिग्री उत्तरी तथा 45 डिग्री दक्षिणी के आधार पर किया जाता है। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश का निर्धारण या विभाजन किसके आधार पर होता है, 45 डिग्री के आधार पर। देखिए लिखा हुआ है, उच्च तथा निम्न अक्षांशों का विभाजन 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी के आधार पर किया जाता है। कितने डिग्री के आधार पर, 45 डिग्री के आधार पर किया जाता है। जो 45 डिग्री वाली अक्षांश रेखा उत्तर में है, 45 डिग्री वाली अक्षांश रेखा दक्षिण में है, उसी के आधार पर मित्रों उच्च निम्न अक्षांश का और लघु वृत्त का निर्माण किया जाता है। 60 से 90 डिग्री, जो 60 से 90 डिग्री होती है, 60 से 90 डिग्री, यह किसको प्रदर्शित करती है, यह उच्च अक्षांश को प्रदर्शित करती है। 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, यह मध्य अक्षांश को प्रदर्शित करती है, मध्य को। और 30 से 0 डिग्री, 30 से 0 डिग्री, यह निम्न अक्षांश को प्रदर्शित करती है। बात क्लियर है, चीजें साफ साफ लिखी भी है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको, क्योंकि क्लासेज की शुरुआत हो चुकी है। क्लास हमेशा आपको इसी तरीके से मिलेगी, कोई समस्या कहीं पे नहीं होगी। विगत वर्षों में जितना पूछा गया सवाल है उसको दिमाग में रखते हुए, संभावित आने वाले सवाल को भी दिमाग में रखते हुए और विचारकों को स्पेशली दिमाग में रखते हुए आपकी कक्षाएं बनेंगी। कोई भी क्लास आप करेंगे, आप महसूस करेंगे वाकई कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं से 1% की कमी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सारी चीज एकदम परफेक्ट तरीके से बताई जाएंगी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि हाई लेटीट्यूड एंड लो लेटीट्यूड और स्मॉल सर्कल का निर्माण किस आधार पर होता है, किन अक्षांशों के आधार पर होता है। तो यदि उच्च अक्षांश की बात करी जाए, यदि निम्न अक्षांश की बात करी जाए और
मध्य अक्षांश की बात करी जाए, मिडिल सर्कल की बात करी जाए, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है मित्रों। और 60 से 90 डिग्री हाई लेटीट्यूड होती है और 30 से 60 मिडिल लेटीट्यूड होती है और 30 से 0 यह लो लेटीट्यूड लो सर्कल का निर्माण करती है। इसी के आधार पर निम्न और उच्च अक्षांश की भी बात कही गई है। निम्न और उच्च अक्षांश, तो उच्च सर्कल का निर्माण 60 से 90 के मध्य में होगा और मध्य सर्कल का निर्माण 30 से 60 के बीच में और निम्न सर्कल का निर्माण 0 से 30 के मध्य में होगा। आप जैसे उत्तर में देखिए वैसे ही दक्षिण में भी बनेगा। दक्षिण में अब यहां पर 60 से 90 अगर आप करते हैं तो 60 से 90 किसको प्रदर्शित करेगा? उच्च अक्षांश को प्रदर्शित करेगा। 30 से 60 किसको प्रदर्शित करेगा? 30 से 60 किसको प्रदर्शित करेगा? 30 से 60 करेगा मिडिल अर्थात मध्य अक्षांश को, और 30 से 0 किसको करेगा? तो यह करेगा निम्न अक्षांश को। तो यह भी बात याद रखनी है मित्रों। अब समझिएगा मेरी बात को। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो 45 डिग्री वाली रेखा है यह विभाजक होती है, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो। आगे बढ़ा जाए। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ रही होगी। उच्च निम्न अक्षांश और लघु वृत्त क्या होते हैं आप एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं हम लोग कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में कर्क और मकर रेखा से सवाल का अंबार लग गया। लास्ट में आपको सवाल भी करा दूंगा, जितने भी सवाल आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जितने भी सवाल संभावित हैं आने के, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। चूंकि कर्क और मकर रेखा पर जलवायु, क्लाइमेट, चाहे सूर्यातप, चाहे आइसोलेशन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बिना इसको पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पहली क्लास की पहली वीडियो मैंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से ही बनाया है कि जब भी कुछ पढ़ाया जाए तो आपको यह ना बताना पड़े कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या क्या होती है, पृथ्वी पर अक्षांश का निर्माण कैसे हुआ, इन सारी बातों का हम लोग संगठन पहले यहीं पे कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कर्क रेखा तथा मकर रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे कि क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने पहले ही बताया था कि अक्षांश रेखा में विश्व प्रसिद्ध अक्षांश रेखाओं के नाम पर कर्क, मकर और भूमध्य की बात आती है। कर्क, मकर और भूमध्य की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न की बात आती है मित्रों। तो हम लोग बात किसकी करेंगे? पहले कर्क रेखा जो 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत बोलते हैं, भूमध्य बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहां पे देखिए तीनों पॉइंट बनाए गए हैं 23 से 1/2 डिग्री मकर रेखा पर, 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में। हम लोग बात करेंगे इस पर। पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी की आकृति का नाम क्या है? जियाड है, मैंने पहले ही बता दिया है। बीच में उभरा हुआ भाग जियाड की आकृति को प्रदर्शित करता है, जिसे पृथव्याकार कहते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? पृथव्याकार कहते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को। आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री वह रेखा है, 0 डिग्री वह रेखा है जहां पर 0 डिग्री वह रेखा है जहां से पृथ्वी 2 बराबर भागों में क्या हो जाती है? विभाजित होती है। 21 मार्च को सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च की तिथि को, देखिए मैंने उल्टा लिखा, 21 मार्च की तिथि को मित्रों, 21 मार्च की तिथि को बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च को बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। बसंत विषु, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे शरद ऋतु, शरद विषु कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? शरद विषु कहते हैं। शरद विषु, शरद विषु, विषु। और बीच में जो 0 डिग्री पर खींची गई है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को इक्वेटर कहते हैं। इक्विनॉक्स का निर्माण सूर्य के लंबवत प्रकाश पर, सूर्य का लंबवत प्रकाश जब 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है तो 21 मार्च को बसंत विषु और 23 मार्च को शरद विषु का निर्माण होता है। और
यहां पर सूर्य स्थिति को एकदम लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का लंबवत प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, 23 से 1/2 डिग्री। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य का लंबवत प्रकाश जब कर्क रेखा पर पड़ता है तो यहां पर कर्क संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, कर्क संक्रांति। और जब 22 दिसंबर के दिन सूर्य जब लंबवत होता है मकर रेखा पर, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो 22 दिसंबर को यहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश होगा। यहां पर मकर संक्रांति का निर्माण होता है। मकर संक्रांति का निर्माण होता है। मकर संक्रांति का निर्माण कब होगा मित्रों? तो होगा 22 दिसंबर को। यहां से भी सवाल कई बार बन चुका है। पृथ्वी पर मकर संक्रांति का निर्माण किस तिथि को होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आता है। 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। बताइए आंसर कौन सा होगा? तो आंसर हाजिर है मित्रों आपके सामने, 22 दिसंबर को होगा। कर्क संक्रांति का निर्माण, बसंत विषु का निर्माण और शरद विषु का निर्माण, जितनी भी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई है मित्रों, यहां से सवाल बना है, तो इनको भी दिमाग में बना के रखना है। हम लोग विस्तृत व्याख्या करते रहेंगे, लेकिन ये एक सामान्य परिचय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको आप अच्छे से समझेंगे। कर्क रेखा था मकर रेखा। कर्क रेखा का जो डिग्री है वो 23 से 1/2 डिग्री, मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में, और विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है मित्रों, ध्यान देना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम तापी भूमध्य रेखा दिखाते हैं। तापी भूमध्य रेखा क्या? थर्मल इक्वेटर क्या है? अब देखिए, थर्मल इक्वेटर की बात यदि करें तो 21 मार्च के समय बसंत विषु का निर्माण होता है। बसंत विषु का निर्माण होता है। अभी पीछे हम लोगों ने बात की, बसंत विषु का निर्माण होगा। और 23 सितंबर को शरद विषु का निर्माण होगा। किसका? शरद विषु का निर्माण होगा। स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स का निर्माण होता है। यहां पर एक शब्द आया थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर का मतलब तापी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य का सर्वाधिक तापमान किस तिथि को पड़ता है, यह पूछा जा रहा है। थर्मल इक्वेटर इसी कहते हैं जब सूर्य का लंबवत प्रकाश मित्रों विषुवत रेखा पे जिस तिथि को पड़ता है, विषुवत रेखा पर जिस तिथि को पड़ता है, भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं, और भूमध्य को ही विषुवत बोलते हैं। भूमध्य बोलेंगे या विषुवत बोलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 21 मार्च को बसंत विषु, 23 सितंबर को शरद विषु। सूर्य का लंबवत प्रकाश मित्रों ध्यान देना है, सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां पर 21 मार्च को सूर्य का लंबवत प्रकाश 21 मार्च को तथा 23 सितंबर को लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जहां थर्मल या तापी भूमध्य रेखा पड़ता है, इसलिए इसे तापी भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तापी भूमध्य रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा, वर्ष में 2 बार लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण, वर्ष में 2 बार लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 बार लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण मित्रों यहां पर दिन और रात क्या हो जाते हैं? दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। 12-12 घंटे के होते हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण एक समान कहां पाया जाता है, तो वो होता है भूमध्य रेखा पे, क्योंकि वर्ष में 2 बार सूर्य का लंबवत प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है
और चूंकि बीचों बीच होने की वजह से, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर होने की वजह से यहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो मित्रों ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट लेते हैं। अब देखिएगा विषुव क्या होता है, विषुव इक्विनॉक्स की बात क्या होती है। देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के रूप में जाना जाता है, और 23 सितंबर को शिशिर विषुव ऑटम इक्विनॉक्स के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है पृथ्वी पर कितने प्रकार के विषुव पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर 2 प्रकार के विषुव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार के विषुव पाए जाते हैं, पहला बसंत विषुव और दूसरा शिशिर विषुव। बसंत विषुव को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं और शिशिर को ऑटम इक्विनॉक्स के रूप में जानते हैं। इन दोनों के बीच में 6 माह का अंतर होता है। कितने माह का अंतर है? 6 माह का अंतर होता है बसंत और शिशिर के बीच में। बसंत और शिशिर के बीच में 6 माह का अंतर होता है। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के इक्विनॉक्स? 2 प्रकार के, पहला बसंत दूसरा शिशिर। पूछेगा बसंत विषुव की तिथि को 21 मार्च को, शिशिर विषुव कब? 23 सितंबर को। बात क्लियर? एकदम छोटे से सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में चीजें एकदम क्लियर हो गई। किस पृथ्वी पर 2 प्रकार के विषुव, एक बसंत विषुव दूसरा शिशिर विषुव। 21 मार्च को बसंत और 23 सितंबर को शिशिर विषुव का निर्माण होता है। तो मित्रों इस बात को दिमाग में रख के चलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात इस पे हो चुकी है पीछे। अब देखिएगा क्रांतिक वृत्त का निर्माण क्या होता है, इलिप्टिक क्या होती है। अब मेरी बात समझिएगा, पहले इसे समझना होगा। कहां पे? हम लोग पीछे की स्लाइड में ही चलेंगे और थोड़ा सा वहीं पर बात कर लेते हैं पहले। अब देखिएगा मैं यहां पर आपको क्रांतिक वृत्त भी यही बताऊंगा, क्योंकि वहां पे फिगर नहीं है, फिगर यहां पे लगा हुआ है। हमको फिगर बनाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्रांतिक वृत्त की बात हम लोग यहीं कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, क्रांतिक वृत्त क्या होता है समझिएगा। 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि क्रांतिक वृत्त क्या होता है, क्रांतिक वृत्त क्या होता है। आते हैं 22 दिसंबर के दिन सूर्य का लंबवत प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में। यहां से यहां की जो दूरी होती है यह 3 माह की होती है। कितने माह की? 3 माह की। यहां से यहां की जो दूरी होती है 3 माह की होती है। जोड़ लीजिए 22 दिसंबर 21 मार्च। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, डेट में 1 दिन का अंतर है, तो दिसंबर से मार्च जाने में 3 माह, मार्च से लेकर के जून जाने में 3 माह, और जून से सितंबर आने में 3 माह, और सितंबर से दिसंबर आने में 3 माह। टोटल 3 माह जाना 3 माह आना, टोटल कितना लगा? 6 माह लगा। कितना लगा? 6 माह। और यही 6 माह में पृथ्वी पर सूर्य का लंबवत प्रकाश इस तरीके से आता जाता रहता है। और यहीं पर जो ये वृत्त बन रहा है मित्रों, इसी वृत्त को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक वृत्त बोलते हैं। 3 माह जाने में 3 माह आने में टोटल 6 माह जाने में 6 माह आने में, जाने वाला भाग उत्तरायण, आने वाला भाग दक्षिणायन क्रांतिक वृत्त का निर्माण करेगा। कभी भी हमारी पृथ्वी रुकी नहीं है, अभी तक न रुकेगी। और सूर्य की परिक्रमा जब पृथ्वी करती है, तो परिक्रमा करते समय सूर्य की पृथ्वी के जिन भाग में लंबवत प्रकाश पड़ता है वो यही क्षेत्र है जिन्हें आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। 23 से 1/2 डिग्री से उत्तर से लेकर के 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण के मध्य में जिन भाग का निर्माण होता है मित्रों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। वह क्षेत्र जो गर्मी से बंधा हो। इसके ऊपर न सूर्य का लंबवत प्रकाश जाता है, न इसके नीचे जाता है, अर्थात 47 अक्षांशों के मध्य में। कितने अक्षांशों के मध्य में? 47 अक्षांशों के मध्य में सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। पूछा जाता है कितने अक्षांशों के मध्य में सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है।
यह भी पूछा जाता है कि मकर से विषुवत के मध्य में कितने माह का समय लगता है। तो मित्रों 3 माह, याद रखिएगा 3 माह का समय लगेगा। विषुवत से कर्क के बीच में कितने माह का समय, 3 माह का। अब फिर कर्क से मकर विषुवत के बीच में कितना, 3 माह। फिर विषुवत से लेकर के मकर में कितने, 3 माह। टोटल 12 महीना खत्म हो जाता है और 4 ऋतुओं का निर्माण भी होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहीं थोड़ा और चीजें भी देखते हैं। देखिएगा मैंने लिखा कि जहां जहां सूर्य अपना लंबवत प्रकाश बिखेरेगा वहां अध सौर बिंदु पृथ्वी के, वहां पर अध सौर का निर्माण होगा। जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है, अध सौर का निर्माण होता है। अध सौर बिंदु पृथ्वी के चतुर्दिक एक पथ बनाता। मैंने अभी एक गोलाकार पथ बनाया था, कर्क और मकर के मध्य में गोलाकार पथ बनाया था, जो एक स्प्रिंग की तरह पृथ्वी को कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य लपेटे रहता है। और इसी पथ को क्रांतिक वृत्त या इक्लिप्टिक कहा जाता है। मित्रों हमें उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यहां पर भी थोड़ा सा देख लीजिए, कर्क से लेकर के मकर और मकर के मध्य में जो सूर्य के लंबवत प्रकाश होते हैं, वो यहां से लेकर के इसी के मध्य में जिन वृत्तों का निर्माण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वृत्त कहते हैं। क्रांतिक वृत्त कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात करते हैं। संक्रांति क्या होता है, संक्रांति सोलिस्टिक क्या होती है। जब पृथ्वी के, देखिएगा जब पृथ्वी के नमस्ते मैम, देखिएगा जब पृथ्वी के 21 जून के समय सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, 21 जून को सूर्य का प्रकाश जब लंबवत होता है, तो यहीं पर कर्क संक्रांति का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, संक्रांति का निर्माण होगा, कर्क संक्रांति का निर्माण होगा। यहां पे कौन सी संक्रांति निर्मित हो रही है, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति निर्मित होती है। 21 जून को कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का निर्माण होता है। कर्क संक्रांति जो होती है वो ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जानी जाती है, और 22 दिसंबर जो मकर संक्रांति होती है, इसको हम शीत संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, शीत संक्रांति। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये बात एकदम समझ में आ रही होगी। संक्रांति क्या होती है, सोलिस्टिक क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क और मकर रेखा पड़ता है तो संक्रांति का निर्माण होता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो कर्क संक्रांति ग्रीष्म संक्रांति के रूप में, और जब मकर रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश होगा तो वहां पे शीत संक्रांति का निर्माण होगा। इस तरीके से दो संक्रांतियां होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। यहां पे बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अश्व अक्षांश क्या होता है। अश्व अक्षांश क्या होता है। पृथ्वी पर 30 से 35 डिग्री उत्तर, 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण, ये 30 से 35 डिग्री उत्तर। यहां पे 2 रेखाएं बनी हुई हैं मित्रों, 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के मध्य जिन रेखाओं का निर्माण होता है उसी को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश का निर्माण कितने अक्षांशों के मध्य में होता है, तो वो 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के मध्य में होता है। ये मानना है कि व्यापारियों के द्वारा 30 से 35 डिग्री के मध्य उत्तर और दक्षिण में व्यापारियों को व्यापार करने या नाव में लदे घोड़ों से भरी पानी की जहाज जब इन क्षेत्रों से गुजरने लगी तो यह मानना था भूगोलवेत्ताओं का कि या उच्च वायुदाब हुआ होगा या निम्न वायुदाब हुआ होगा। किसी के कारण यहाँ पे नाव डगमगाने लगी और व्यापारियों ने कुछ घोड़ों को समुद्र में जंजीर खोल दिया और समुद्र में घोड़े कूद जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे घोड़ों की मृत्यु होती है। अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो यह जो एरिया है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में है और 30 से 35 डिग्री साउथ के मध्य में है। तो याद रखना है, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो दाब पेटी है
उत्तरी अक्षांश में है और ये जो है निम्न दाब पेटी है जो दक्षिणी अक्षांश में है। तो इसको याद रखना है। आपको पता है कि लो प्रेशर बेल्ट ये होता है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर बेल्ट होता है उच्च वायुदाब, फिर उसके बाद निम्न वायुदाब, फिर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग को चीजें दिमाग में बना के रखनी है। तो आज की कक्षा मित्रों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू चीजें आएंगी, क्रमबद्ध चीजें चलेंगी और पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कराया जाएगा पीपीटी के माध्यम से। मटेरियल नंबर 1 होगा, ऑथेंटिक डाटा होंगे, चीजें बहुत परफेक्ट होगी। वीडियो को देखना, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।